पाकिस्तान के मुस्लिम्स इस मूवी को मूवी की तरह देख रहे हैं, लेकिन ध्रुव राठी इसको कम्युनल टूल की तरह देख रहा है। He is the one making it about religion, not the movie। तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं है कि तुम आदित्य धर की एक स्पाई थ्रिलर एंटरटेनमेंट मूवी को एक ऐसी मूवी से कंपेयर कर रहे हो जो वाकई में जूस के जेनोसाइड को जस्टिफाई करती है, बल्कि डिसरिस्पेक्ट तुम कर रहे हो हॉलोकास्ट की, जो कि मैं अपने लास्ट पॉइंट में प्रूफ कर दूंगा। जब कोई मूवी हिट होती है तो दो तरीके के रिएक्शन आते हैं। एक होता है सिनेमा का रिएक्शन, स्टोरी, डायरेक्शन, एक्टिंग, और दूसरा होता है आइडियोलॉजी का रिएक्शन, जहां फिल्म को आर्ट की तरह नहीं बल्कि एजेंडा की तरह देखा जाता है। और आज का मेरा ये सवाल नहीं है कि धुरंधर प्रोपेगेंडा फिल्म है या अच्छी फिल्म है, बेकार फिल्म है, बल्कि क्या हर अनकंफर्टेबल फिल्म प्रोपेगेंडा होती है, या फिर हम सिनेमा को सिर्फ तब तक ही आर्ट बोलेंगे जब तक वो हमारी आइडियोलॉजी को चैलेंज नहीं करेगी। अगर उसने ऐसा किया तो प्रोपेगेंडा है, क्योंकि जब हॉलीवुड रियल इवेंट्स को फिक्शन के साथ मिक्स करके दिखाता है तो वो मास्टरपीस होता है, जैसे कि इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, JFK, ज़ीरो डार्क 30। These films are masterpiece, बट अगर आदित्य धर ने धुरंधर बना दी तो फिर वो अब प्रोपेगेंडा है। तो मैंने 12-13 पॉइंट्स लाए हैं ध्रुव राठी की वीडियो से, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो ध्रुव राठी का क्लेम ये है कि अगर तुम रियल फुटेजेस को फिक्शन के साथ मिलाते हो तो वो एक प्रोपेगेंडा टेक्निक है, बट इन रियलिटी ये एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सिनेमा का सब जॉनरा है, हिस्टोरिकल रिविजनिज्म। रियल इवेंट्स को ध्यान में रख के अगर एक यूनिवर्स बनाया जा रहा है, फिल्म के अंदर कहानी रची जा रही है, तो वो एक राइटिंग अप्रोच है, ना कि कोई प्रोपेगेंडा टेक्निक। और हम क्विंटिन टेरेंटिनो की फिल्म का एग्जांपल भी ले सकते हैं, इनग्लोरियस बास्टर्ड्स। इस फिल्म के अंदर जूइश सोल्जर्स हिटलर को मार देते हैं एक सिनेमा हॉल के अंदर, बट क्या ये फैक्ट्स हैं? नहीं, हिटलर ने सुसाइड किया था अपने बंकर के अंदर। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं RRR का। रियल रेवोल्यूशन को इसने फिक्शन के साथ मिक्स किया था। और इवन द डर्टी डजन, किसी भी फिल्म के अंदर रियल डेट या फिर फुटेजेस यूज करने का मतलब ये नहीं होता कि वो फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री है। इस तरह की चीजें करने से जो ऑडियंस का स्टेक है मूवी के अंदर वो बढ़ जाता है। इट मेक्स द स्टेक्स फील रियल फॉर द ऑडियंस, जिस तरह धुरंधर ने करा। 3.5 घंटे की मूवी है और एक जगह भी ऐसा नहीं लगता कि मूवी अननेसेसरली बड़ी खिंच रही है। दूसरा, ध्रुव राठी क्रिएट करता है एक फेक प्लॉट को, जहां पर वो पुलवामा अटैक की रियल फुटेजेस को यूज करता है और PM मोदी को ऐसे दिखाता है कि वो ISI के साथ बात करके उस अटैक को अंजाम देते हैं, ताकि उनकी जो इलेक्शन में पॉपुलैरिटी है वो बढ़ जाए। और वो स्टोरी से ये बताना चाह रहा था कि अगर तुम रियल फुटेजेस को और फिक्शन को जोड़ देते हो तो तुम लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो। और इसका रेफरेंस लेके ये यही कहता है कि धुरंधर ने बिल्कुल ऐसा किया है। अब ये क्लासिक स्ट्रॉमैन फैलेसी है। वो एक फेक और एक्सट्रीम सिनेरियो को क्रिएट करता है, जहाँ पे वो PM का और ISI का लिंक दिखाता है, ये दिखाने के लिए कि जो धुरंधर है वो कितनी बुरी मूवी है। मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरिकल फिक्शन मूवीज यूज रियल फुटेजेस टू ग्राउंड द स्टोरी, नॉट टू मैनिपुलेट। यूजिंग द रियल फुटेजेस ऑफ 2611 establishes the stake. It doesn't mean it's a documentary movie. ये मूवी 26/11 के बारे में थी ही नहीं। ये तो वही बात हो गई कि टाइटैनिक फिल्म के अंदर तुमने टाइटैनिक को डूबता हुआ दिखा दिया, लेकिन तुम्हारा फोकस जैक और रोज पे था, फिक्शनल कैरेक्टर्स। इज दैट प्रोपेगेंडा? नो, इट्स अ हिस्टोरिकल फिक्शन। तीसरा पॉइंट, रहमान डकैत के बारे में ध्रुव राठी की 2 प्रॉब्लम्स है। पहला, रहमान डकैत को बहुत ज्यादा कूल दिखाया गया है, उसे ग्लोरीफाई किया गया है। और दूसरा, रहमान डकैत पुलिस के एनकाउंटर की वजह से मरा था, ना कि किसी इंडियन स्पाई की वजह से। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को देखते हैं। अब यहाँ पर भी 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, हिस्टोरिकल रिविजनिज्म, जो कि मैंने तुम्हें बताया, दूसरा हाइपरबोली। हिस्टोरिकल रिविजनिज्म को यूज करना एक क्रिएटिव टूल है, जो कि वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स करते हैं। जैसे हमने इनग्लोरियस बास्टर्ड्स का एग्जांपल लिया था कि हिटलर की मौत बंकर में हुई थी सुसाइड से, ना कि किसी जूइश सोल्जर ने उसको मारा था। तो क्या किसी ने टेरेंटिनो को एक प्रोपेगेंडिस्ट कहा कि भाई तुमने ऐसी मूवी क्यों बनाई, कि तुम तो झूठ को सच की तरह दिखा रहे हो मूवी के अंदर? नो, दे कॉल्ड इट अ मास्टरपीस। सिनेमा इज अबाउट व्हाट इफ, नॉट व्हाट वाज। अगर ये व्हाट वाज के बारे में होता तो एक डॉक्यूमेंट्री होती, एक फिक्शनल एंटरटेनमेंट फिल्म नहीं। दूसरा, रहमान डकैत को काफी ज्यादा कूल और ग्लोरीफाई दिखाया गया है। वेल, इसको कहते हैं हाइपरबोली, जो शायद आपको नहीं पता होगा। ये सिनेमा के अंदर एक टेक्निक होती है जहां पर किसी भी विलन को, कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता है, ताकि हीरो के लिए स्टेक्स को इंक्रीज किया जा सके। अगर हमारे सामने कोई एरा गहरा विलन होगा और हीरो उसको हरा देगा तो हीरो की विक्ट्री मीनिंगलेस होगी। अगर हम डकैत को एक छोटा मोटा गुंडा दिखा देते, जो कि इवन इन रियल लाइफ वो ऐसा नहीं था, तो फिर हमारे हीरो की उसके ऊपर विक्ट्री मीनिंगलेस होती है। जो पिक्चरें हैं स्कारफेस या फिर गॉडफादर जैसी, वो क्रिमिनल को स्टाइलिश दिखाती है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि जो डायरेक्टर है वो क्राइम को सपोर्ट करता होगा। गेट सम कॉमन सेंस। अगला पॉइंट, भाई को बहुत ज्यादा वायलेंस की ग्लोरिफिकेशन से प्रॉब्लम है, जो कि इस मूवी में हुआ था। वेल, राठी डजंट अंडरस्टैंड हाइपरबोली एंड जेनरा
इट इज अ 18+ मूवी। इसके अंदर वायलेंस है, तब इसको 18+ की सर्टिफिकेशन मिली है। जिस तरह के जेनरा में ये मूवी है, उस जेनरा के अंदर वायलेंस को स्टाइलाइज करा जाता है इम्पैक्ट बनाने के लिए। और भी दूसरी मूवीज जैसे कि जॉन विक और गैंग्स ऑफ वासेपुर ये सब करती है, व्हिच ध्रुव लाइक्स, राइट? तो गैंग्स ऑफ वासेपुर एक मॉडर्न कल्ट क्लासिक मानी जाती है। अभी तक की सारी बातों में मैंने इस फिल्म के खून खराबे के बारे में कोई खास बात नहीं की, क्योंकि शायद यही पॉइंट है। हाँ, खून खराबा है, बहुत है, और शायद दूर से लोगों को यही दिखता है, लेकिन थोड़ा ध्यान लगाओगे आप तो इस कथा की सारी खूबियां उभर के बाहर आ जाए। उनके अंदर भी एक्सट्रीम वायलेंस था, तो फिर वासेपुर जैसी मूवीज के अंदर वायलेंस आर्टिस्टिक है, लेकिन धुरंधर के अंदर वही चीज ब्लड थ्रस्टी है। क्यों? It's the same technique, I'll tell you, because he hates the politics of this one. अगला डॉग विस्लिंग पे बात करते हैं। ध्रुव ने कहा है कि इस मूवी के अंदर जो विलन्स है वो अल्लाह अकबर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मूवी कम्युनल हेट को बढ़ाती है, ये एंटी मुस्लिम्स है, ये एंटी पाकिस्तान है और पता नहीं क्या क्या। तो अगर ध्रुव को कुछ आता है ना, तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को चेरी पिक करके वो तुम्हारे सामने रख देता है जो उसका एजेंडा है उस हिसाब से। 26/11 के अंदर एक्चुअल में लिहारी में गैंगस्टर्स ने उस टर्मिनोलॉजी को यूज किया था। लोगों ने अल्लाह अकबर बोला था उस अटैक के बाद। और इवन अगर तुम उस अटैक की जो रियल फुटेज है वो भी देखोगे तो उसके अंदर भी जो टेररिस्ट हैं वो तुम्हें अल्लाह अकबर बोलते हुए दिख जाएंगे। अल्लाह अकबर एक टर्म है जो कि लोग खुशी में या डर में या फिर किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में बोलते हैं। अब अगर हम इस चीज को भी सेंसर करते तो फिर वो हिस्ट्री को व्हाइट वॉश करने वाली बात होगी। अगर ये मूवी वाकई एंटी मुस्लिम होती तो पाकिस्तान के अंदर पिछले 17 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़कर ये सबसे ज्यादा इलीगली डाउनलोड करी हुई मूवी ना बनती। अगर ये एक मूवी रिलीजन के खिलाफ हेट स्पीच को स्प्रेड कर रही है तो फिर हमारी नेबरिंग इस्लामिक रिपब्लिक में लोग इस मूवी को रिकॉर्ड नंबर में क्यों देख रहे हैं? और लोग देख रहे हैं, ये इसका प्रूफ है कि ये मूवी स्टोरी टेलिंग, एक्शन और थ्रिल की वजह से देखी जा रही है, नॉट एज अ रिलीजियस अटैक। पाकिस्तान के मुस्लिम्स इस मूवी को मूवी की तरह देख रहे हैं, लेकिन ध्रुव राठी इसको कम्युनल टूल की तरह देख रहा है। He is the one making it about religion, not the movie। और इसने 26/11 के अंदर कुछ शहीदों की बात भी करी थी कि क्यों मूवी में उन शहीदों को नहीं दिखाया गया। बिकॉज ये मूवी 26/11 के बारे में नहीं है, ये मूवी एक स्पाई के बारे में है जो कि पाकिस्तान में गया हुआ है अपने देश की रक्षा करने, इंटेल जुटाने। तो अगर शहीदों को इस मूवी में नहीं दिखाया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मूवी उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रही है, बल्कि डिसरिस्पेक्ट तो तुम कर रहे हो होलोकास्ट की, जो कि मैं अपने लास्ट पॉइंट में प्रूफ कर दूंगा। ये ना इस तरह की आउटरेजियस बातें कहता है ताकि तुम लोगों को ये मैनिपुलेट कर सके और गिल्ट फील करवा सके कि किस तरीके से तुमने एक वेल मेड फिल्म को एंजॉय कर लिया। तो अब इसने इंटेलिजेंट एजेंसीज के बारे में बात करी थी कि अगर हम ये शो करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर स्पाई भेजता है इंटेल गैदरिंग के लिए, तो ये पाकिस्तान के सपोर्ट में बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर काफी बार एलिगेशंस लगाए हैं कि इंडिया उनके ऊपर स्पाई करता है। पहली बात, ये बहुत ही ज्यादा एक नाइव व्यू है इंटेलिजेंस के ऊपर। इस दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो दूसरे देशों पे, अपने कॉम्पिटिटर पे या फिर अपने दुश्मन पे स्पाई भेज के स्पाइंग ना करता, नन। पर अगर तुम में अकल होगी तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस तरीके की बातें ओपनली कोई भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है। हर एक गवर्नमेंट को पता है कि हमारे कंट्री के अंदर स्पाइज हैं दूसरे गवर्नमेंट के भेजे हुए, और वो उन्हें ढूंढने की कोशिश भी करते रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर गवर्नमेंट सीना चौड़ा करके कहेगी कि हाँ भाई हमने तो इस कंट्री पे स्पाइंग करी है। ग्रो अप, यू आर अ मैरिड मैन ब्रो। और अगर मूवीज की बात करें तो जो स्पाई मूवीज होती हैं जैसे कि जेम्स बॉन्ड हो गया, मिशन इम्पॉसिबल, जीरो डार्क 30, इन मूवीज में भी जो स्पाइज हैं वो ग्रे जोन के अंदर जाके काम करते हैं। तो एक मूवी के अंदर ये दिखाना कि इंडिया भी अपने स्पाई भेज सकता है दूसरी कंट्री में, मोसाद और CIA की तरह, दैट इजंट सपोर्टिंग पाकिस्तान, इट्स शोइंग अ स्ट्रॉन्ग प्रोएक्टिव इंडिया। तो अगर स्पाई पे हम हैं तो अजीत डोभाल के कैरेक्टर के ऊपर भी इन्होंने बात करी कि कितना इनकॉम्पिटेंट कैरेक्टर है ये, जो कि 10 साल तक वेट कर रहा है एक न्यू गवर्नमेंट के आने के लिए। अब सरकार को तो गद्दार डिक्लेयर किया सो किया, लेकिन इंटेलिजेंस ऑफिसर का क्या? फिल्म में दिखाया जाता है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर को पता चलता है कि भारत पर अटैक होने वाला है, लेकिन उसने सोचा कि ये सरकार तो गद्दार है, इसलिए छोड़ो, क्या ही कुछ करना, इस इन्फॉर्मेशन को बस अपने पास रख लेता। इंटेलिजेंस ऑफिसर होते तो क्या ऐसे बिहेव करते? एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको सरकार के ऊपर डाउट है, तो क्या आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओगे? क्या अपनी तरफ से आप आखिरी कोशिश नहीं करोगे अपने देश को बचाने की? और कुछ और ही नहीं तो कम से कम मीडिया में तो लीक करा ही दोगे। जितने ईमानदार ऑफिसर सीधे आपके अंडर आते हैं, आप उनको लेकर कुछ तो करोगे ना। और ये भी नहीं कर पाए तो फ्रस्ट्रेशन में आकर रिजाइन तो कर ही दोगे कम से कम, या फिर 10 साल तक ऐसे ही खाली हाथ बैठे रहोगे और फ्री की सैलरी लेते रहोगे। अब यहाँ पर ना इसने बात इस तरीके से कही है 26/11 के अटैक के बाद कि जैसे वो जो एजेंट है वो 26/11 के अटैक के बाद चुपचाप बैठा हुआ है कि भाई अगली गवर्नमेंट आएगी तब अटैक करेंगे। जबकि पिक्चर के अंदर ये जो बात कही गई है कि अभी इंतजार करते हैं, एक दिन एक नई गवर्नमेंट आएगी, ग्रीन फ्लैग मिलेगा और तब एक्शन लिया जाएगा, ये बात अजीत डोभाल के कैरेक्टर ने इलीगल करेंसी पे कही थी। बट ध्रुव राठी ने इसको ऐसे दिखाया कि ये बात 26/11 के बाद कही गई है, एक टेरर अटैक के बाद। दैट्स हाउ ही मैनिपुलेट्स यू। जो अजीत डोभाल का कैरेक्टर है वो काफी सारे ऑफिसर्स की फ्रस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि 2000 के टाइम पे
यूपीए गवर्नमेंट या फिर कांग्रेस के टाइम पे हुई थी। और इवन फॉर दोस 10 years he wasn't sitting idle, he was preparing, waiting for the green signal। और दोराटी जो जाली नोट की मशीन है उसके ऊपर भी ये कहता है कि इस तरीके का कोई भी एविडेंस नहीं मिला हमें, हमारी गवर्नमेंट के जो कोई ऑफिशियल है वो इन्वॉल्व थे इस केस के अंदर। सो आई जस्ट वांट टू से अ मूवी इज अलाउड टू एक्सप्लोर द रूमर्स and theories that existed in the public sector or in intelligence circles. Movies like All the President's Men, JFK, वो भी गवर्नमेंट के करप्शन की थ्योरीज को एक्सप्लोर करती है। इट इज आर्ट इफ हॉलीवुड डज दैट, बट अ प्रोपेगेंडा इफ एन इंडियन डायरेक्टर एक्सप्लोर्स द सिक्योरिटी लैप्सेस एंड करप्शन इन 2000। और राठी यूपीए की जो इंटेलिजेंस फेलियर है उसको ये भी कह के दिखाता है कि फेलियर्स तो हर गवर्नमेंट में होते हैं, और इस हिसाब से तो बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए 2019 के पुलवामा अटैक की वजह से। एंड आई विल से श्योर, व्हाई नॉट, एंड यू नो व्हाट, यू कैन मेक अ मूवी ऑन दैट। ये आप ही के शब्द हैं, इस पे थोड़ी देर में आते हैं। While failures happens, बट एक सिटीजन को इतनी फ्रीडम है कि वो एक इस तरह की सिनेमैटिक मूवी को देख सकता है जो कि उस फेलियर की इंटरप्रिटेशन हो कि भाई क्यों हुए थे, क्या वजह हो सकती होगी। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके से क्वेश्चन और क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं तो यही तो डेमोक्रेसी का हॉलमार्क है। अगर वाटरगेट स्कैंडल और स्पॉटलाइट के ऊपर मूवीज बन सकती है तो इंडियन फिल्म मेकर्स 2000 की जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं और करप्शन है उसको भी तो एक्सप्लोर कर सकते हैं ना। और दुर्गावती की जितनी भी मूवीज रिव्यूज है ना वो सब एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, या तो वो मूवी रिव्यूज पेड प्रमोशन होते हैं, वरना हमेशा एक नेगेटिव रिव्यू होता है जिसे धुवराटी प्रोपेगेंडा बता देता है क्योंकि वो उसकी आइडियोलॉजी या फिर उसकी पार्टी की आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता। जो भी अनकंफर्टेबल ट्रुथ है वो सब प्रोपेगेंडा है। अब राठी ने कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल्स, द केरला स्टोरी, 370 ऐसी जितनी भी मूवीज को प्रोपेगेंडा बताया है वो सारी मूवीज ट्रू स्टोरी पे ही बेस्ड हैं। सो बाय हिज लॉजिक एनी मूवी depicting atrocities against a specific community is an agenda। और वो स्पेसिफिक कम्युनिटी कौन है? ऑब्वियसली हिंदूज। अगर कोई फिल्म मेकर किसी ट्रेजेडी को शो करता है तो वो प्रोपेगेंडा बन जाता है। दोज मूवीज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ डार्क रियलिटी। हर एक मूवी को जो तुम्हारे नैरेटिव को चैलेंज करती है अगर तुम उसे प्रोपेगेंडा कह दोगे, वेल दैट इज द फॉर्म ऑफ अ आइडियोलॉजिकल गेटकीपिंग। 2018 में एक मूवी बहुत फेमस हुई थी पद्मावत, जिसे लोग इस चीज पे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो हमारी हिस्ट्री को रुइन करती है। तो हमारे ध्रुव भाई को एकदम से पता नहीं क्या हुआ, बड़ी जोर से सपोर्ट आया और उन्होंने कहा इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद अ फिल्म मेक योर ओन फिल्म इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग। तो भाई आदित्य धर ने भी तो वही करा। नाउ व्हाई आर यू कंप्लेनिंग? व्हाई आर यू बॉदर्ड बाय द क्रिएटिव चॉइसेस ऑफ आदित्य धर इन धुरंधर? व्हाई आर यू मेकिंग काउंटर प्रोपेगेंडा वीडियोस इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर ओन फिल्म? एक गुजरात फाइल फेंक के मारो अगले साल, इतना ही दम है तो। दैट जस्ट एक्सपोजेस योर डबल स्टैंडर्ड्स। क्रिएटिव फ्रीडम फॉर मी बट नॉट फॉर अदर्स। और हमारा लास्ट पॉइंट, नाजी कंपैरिजन। इस मंद बुद्धि इंसान ने आदित्य धर को कंपेयर करा है लेनी रिफेनस्टेल, अगर मैंने नाम सही लिया है, इसने आदित्य धर को इससे कंपेयर कर दिया। अब लेनी ने कुछ प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाई थी और या यूं कह दे कि डॉक्यूमेंट्रीज ही बनाई थी जूस की किलिंग्स को जस्टिफाई करते हुए। तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं है कि तुम आदित्य धर की एक स्पाई थ्रिलर एंटरटेनमेंट मूवी को एक ऐसी मूवी से कंपेयर कर रहे हो जो वाकई में जूस के जेनोसाइड को जस्टिफाई करती हैं। टू इक्वेट द टू इज टू डिमिनिश द हॉरर्स ऑफ होलोकास्ट। ये जो तुमने दो को इक्वेट करा है ये होलोकास्ट की बेइज्जती है। जब लोगों को पद्मावत को बैन करना था तो ध्रुव ने कहा था इट्स जस्ट अ मूवी, इफ यू डोंट लाइक इट गो मेक योर ओन। उसने धुरंधर के एक्टर्स को हायर टूल कहा फॉर डूइंग देयर जॉब्स, येट ही हिमसेल्फ डज पेड प्रोपेगेंडा फॉर ब्रांड्स एंड मूवीज। हु इज द रियल हायर टूल हियर? द एक्टर्स हु आर एक्चुअली डूइंग देयर जॉब्स, एक्टिंग, और यू। वेल दैट्स इट। अगले साल गुजरात फाइल चाहिए ध्रुव भाई। यूट्यूब पे रिलीज करोगे या नेटफ्लिक्स पे?